अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फेस टू फेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ईरान और यूएस जंग से रिलेटेड बहुत सी अहम खबरें हैं जो कि आज के प्रोग्राम में हम हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले तो यूएई दुबई जो कि एक तरफ पाकिस्तान से पैसे वापस मांग रहा है और पाकिस्तान ने कह भी दिया है कि हम इस मंथ के एंड तक आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया, अब आप पर मुश्किल वक्त है तो हम आपके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन उसके बाद यूएई बाकायदा तौर पर क्या इस जंग का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बहुत से ऐसे सबूत सामने आए हैं कि जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी मौजूद है दुबई के पास, वही ईरान के अंदर मलबे में मिली है। तो क्या बाकायदा तौर पर एलाई हो गया है यूएई अमेरिका का इस जंग के अंदर? इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ इससे भी अहम जो एक पायलट का मसला बना हुआ था जब जहाज़ गिरा है और ये कहा जा रहा था कि ईरान के कब्जे में है अमेरिकन पायलट्स और उनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ा ड्रामाई एक सूरत हाल, जिस तरीके से फॉक्स न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि वाकई बॉलीवुड मूवी की कोई कॉपी कर ली है। क्योंकि वो जिस तरीके से एक रेस्क्यू ऑपरेशन आए, रेस्क्यू टीम्स आई, 36 घंटे से छुपा हुआ पायलट उसको बचा कर ले गए। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था, अब भी उसकी हालत बता रहे हैं कि ही इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, बट स्टिल बगैर किसी के बचा के उसको लेकर वापस चले गए हैं। और जो जहाज़ गिरा दिए हैं, जो कि ईरान दावा कर रहा है कि हमने गिराए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने खुद गिराए थे जानबूझ के, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब थे तो हम डिस्ट्रॉय करके इसको चले गए। अब इसमें क्या सदाकत है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन स्टिल ये जो अमेरिका दावे कर रहा है कि वाकई वो ये जंग जीतने के कि हम अभी तक ईरान की फ़िज़ाओं पर जो है वो उसके बादशाह बने हुए हैं और हमारे कंट्रोल में है। तो इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। मैं अपने मेहमानों के तारुफ की जानिब चलती हूँ। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हैं, प्रोग्राम ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। इसके अलावा एम्बेसडर साहब, एक्स एम्बेसडर हैं जमील अहमद खान साहब, वो हमारे साथ प्रोग्राम में हिस्से में शामिल होंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम करते हैं सर। और शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो अभी जिस तरीके से अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, आप ये कॉम्बैट फाइट होती है किस तरीके से, या पायलट हो या कोई भी शख्स, जो कि जैसे अभिनंदन हमारे पास आ गया था, लेकिन हमारे जो लोग थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको ढूंढ लिया, ढूंढ के उसके बाद उसको वापस कर दिया। अभी जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है कि वो पायलट हमने बचा भी लिया है और जो जहाज़ गिरे हैं वो जहाज़ हमने खुद ही फ्रेंडली फायर से या खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अब क्लोज टू द रियलिटी है, आप शायद बेहतर एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे सकते हैं कि ये ऑपरेशंस किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इससे पहले ये देख लें कि इस वक्त जंग की ट्रैजेक्टरी किधर जा रही है। जब आप वॉर टाइम में अपने सीनियर जनरलों को सैक करना शुरू कर दें, इसका मतलब एक हालात में अच्छे नहीं है। सेम इज ट्रू विद इजराइल, क्योंकि अभी एक मैं देखा था सैटेलाइट इमेजरी की बहुत बड़ी कंपनी है जो फ्री या पेमेंट पे सैटेलाइट इमेजरी देती है। उन्होंने भी अभी आई थिंक जो फ्रांस रिलेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं रीजन में, उसको देने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब काफ़ी कुछ हाइड किया जा रहा है। बाकी जो रेस्क्यू मिशन है उसका आपने देखा होगा कि पिछले एक वीडियो भी चली कि एक C-130 था, साथ उसके 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें रेस्क्यू टीम होगी। तो किया ये जाता है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि आप क्रैश लैंड करते हैं जहाज़ से, साफ ज़ाहिर है अगर आपने वहाँ से उठाना है तो देयर हैज़ टू बी 30-40 की उनकी नेवी सील्स की टीम होगी या स्पेशल ऑपरेशंस की। और अगर उनका पायलट साथ कॉन्टेक्ट था, बिकॉज उसमें फायर फाइट के चांसेस होते हैं। लेकिन अभी चूंकि इसमें मतदाद राय आ रही है, बिकॉज जो वीडियोस अभी ईरान से आई हैं उसमें तो एक C-130 और शायद 2 हेलीकॉप्टर्स का पूरा मलबा पड़ा हुआ है। तो क्या ये एक वाइज मिशन था कि एक बंदे को बचाने के लिए फिर आपने इतने लोग दाव पे लगाए? तो मेरे ख्याल में जो इन्फॉर्मेशन है, जब तक इसकी 100% कंफर्मेशन नहीं आती या पायलट को इंटरव्यू नहीं किया जाता, बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या हुआ है। आई थिंक जैसा भारत जो है वो बॉलीवुड का सहारा लेता रहा, उनके जर्नल अभी तक बढ़ के मारे, उनका नेवल चीफ का स्टेटमेंट था कि हम हमारे ट्रिगर्स पे हाथ थे, और साल बाद उनको याद आया। तो शायद वही सिचुएशन है अमेरिकन मिलिट्री की भी। कुछ खबरें शायद डोनाल्ड ट्रंप अभी बीमार हैं और वो एडमिटेड है, अभी इस पे भी कंफर्मेशन ही काफ़ी र्यूमर फैला हुआ है। देयर इज आल्सो टॉक ऑफ कि पेंटागन में काफ़ी लड़ाई हो रही है आपस में। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पीट हेग्सेथ है, जो बिल्कुल एक आप कह लें फ्लैम्बॉयंट छोकरा है, टैटू लगा के वो फिरता है बाजू पे, एंड बिटवीन सीनियर जनरल, बिकॉज अमेरिका की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है विदाउट एनी रीजन इतने लोगों को सैक किया जाए, तो बड़ी डिमोरलाइजेशन है। तो मेरे ख्याल में इस पे अभी चीज़ें 1-2 दिन में क्लियर होंगी। अगर तो अमेरिकन प्रेजेंट कर देते हैं पायलट को,
और चाहे वो इंजर्ड है तो फिर ठीक है, उनकी कंफर्मेशन है। लेकिन क्या ये एक बॉच अटेम्प्ट थी और जिसमें जो जहाज उनके तबाह किए गए हैं उन्होंने खुद किए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि वाई वन शुड डिस्ट्रॉय हिज ओन इक्विपमेंट। और उससे लगता ही है कि उनका भी काफी नुकसान हुआ है। उनका नुकसान हुआ है। आप ठीक कह रही हैं। बात यह है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही ये कोई अमेरिकन मूवी थी, हॉलीवुड थी, बॉलीवुड थी, या डेमी मोर की मूवी थी, ये क्या था? लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ जरूर बता दूं, वाशिंगटन में एक बड़े जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है जिसने मुझे ये इंकिशाफ किया है कि जब जहाज गिरा, पायलट नीचे आया, उसका अम्ब्रेला खुला है, उसके बाद अमेरिकन जो है उन्होंने ख़ास तौर पर बहुत सेंसिटिव चीज़ें लगाई होती हैं अपने जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर अपने पायलट को, जिससे वो उसको साथ मुसलसल टच रहते हैं। जब तक वो जिंदा है वो अपने वाशिंगटन के साथ राब्ते में है। ये वो वजह बनी जब वो इस वजह पर आकर उतरा, एक जगह छुपा, वो सारा पहाड़ी एरिया, उस एरिया में फिर ईरान ने उन पर इनामात भी रखे कि जो पकड़ के लाएगा उसको बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। ये सारी बातें सच है। लेकिन बाद जब उनको पता चल गया कि अमेरिकी फौजी, अमेरिकी पायलट जो है वो जिंदा है, फिर उनके हेलीकॉप्टर और तैयारे आए हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक उसको बाहिफाजत अमेरिका वापस ले गया है। ये बात है। नॉर्थ कोरिया भी इस जंग में आ रहा है, इस हवाले से भी बहुत खबरें हैं। मैं आगे चलकर इस पर भी बात करती हूँ। बट साहब, अभी क्या ऑप्शंस नजर आ रही हैं, वॉर स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है दोनों जानिब से, अमेरिका और ईरान? आई थिंक आपको लग रहा है डू एंड डाई वाली सिचुएशन पर हम आ गए हैं, या ये प्रोलॉन्ग करती जाएगी जैसे गजा के अंदर, यूक्रेन के अंदर अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही? देखिए फिजा, मेरी राय के मुताबिक तो ट्रंप के पास अब नैरो अपॉर्चुनिटी रह गई है। और एक ही बात मैं कहूँगा, नेवर फॉर नेवर, यानी कि नेवर फॉर नेवर। वर्स्ट सिचुएशन में अगर जाता है तो फिर उसके पास यही ऑप्शन है कि अमेरिका जो है वो दोबारा अटैक नहीं करेगा, ईरान जो है वो दोबारा जितने भी इनकी जगह हैं, यूएई है, दुबई है, कुवैत है, इन सारी जगहों पर ईरान अटैक करने बंद कर देगा। इस तरह का एक मुआहदा हो गया। अगर इस तरह का मुआहदा हो जाए तो यही सूरत हाल बचती है। मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका के पास और ऑप्शन है कोई नहीं। हाउएवर, अगर हम थोड़ा सा और ज़रा गौर करें कि ये क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक फिर यही है कि अब देखें ना, आज संडे है, कल पीर के रोज़ इसकी जो डेडलाइन है, एक दफ़ा ख़त्म की, फिर ख़त्म की, फिर इसने क्या दिया, अब मंडे की डेडलाइन है। मंडे को अगर ये फिर काम जो है वो ईरान ने तो नहीं मानना, ईरान तो जामे शहादत नोश करने के लिए खड़ा है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि कौन सा ऐसा जंग का अब बटन है जो ट्रंप ने दबाना है, जिसके लिए उसने अपने आर्मी चीफ को फारग कर दिया और अब सारे जर्नैलों को, अटॉर्नी जनरल को फारग कराने के बाद जो वजीर दफा है, उसका वजीर जंग है, उसको भी इतला आ रही है कि वो फायर कर रहा है। तो ऐसा डमी सा पपेट कौन सा लेके आएगा जो उसके कहने पे मनवान अमल कर दे, बिन सोचे अमल कर दे? ये उसके ज़हन में चल रहा है। तो वो कौन सा बटन है ट्रंप के पास और कौन सा लास्ट बटन है ईरान के पास, ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक इसमें वॉर की आप ऑब्जेक्टिव देखिए, बड़ा जरूरी होता है कि स्टार्ट आप ठीक तरीके पे करें, अजम्पशन ठीक हो। जो स्ट्रेटेजिक अजम्पशन ही गलत है, रजीम चेंज की थी, उसके अलावा ईरान का जो रिस्पांस था, स्ट्रेटेजिक रिस्पांस, टोटल मिसकैलकुलेशन थी कि वो इतने फ्रंट खोलेगा। दे डिडंट एक्सपेक्ट, ट्रम्प ने खुद एक्नॉलेज किया। तो ये आई थिंक बहुत बड़ी शिकस्त होती है। बाकी आपने देखना है पब्लिक ओपिनियन, मेरे ख्याल में बटन शटन कोई नहीं है अभी, जस्ट मैटर ऑफ नाउ कॉम्प्रोमाइज, जिसको ऑफ रैम बोलते हैं। और वो पाकिस्तान, उसके बाद बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, मिस्र है, उसके बाद सऊदीया है, तुर्किया है और चाइना प्रॉब्लम देने को तैयार है। यही एक रास्ता रह गया, अदरवाइज आगे बड़ी अजीमत है। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि अभी ये छोटा सा लेट से ऑपरेशन था एक बंदे को उठाने का, तो शायद 1 बाय 1 किलोमीटर के इलाके में आपका इतना लॉस हुआ है। इमेजिन ये बूट्स ऑन ग्राउंड ये बड़के मारते हैं, हम बड़े बड़े आइलैंड ले लेंगे और पहाड़ों में घुस जाएंगे, ये कैसे करेंगे? तो दीज आर द रियलिटीज ऑन ग्राउंड। जो है ईरान ने लाखों लोग मोबिलाइज कर लिए, मिलिट्री बूट्स ऑन ग्राउंड के पास वैसे भी ज्यादा है। इस वक्त क्वेश्चन जो है ना टिल्ट कर चुकी। दूसरा जो इनके अपने जो एनालिस्ट हैं, लाइक जॉन मार्शैमर है, कर्नल मैकग्रेगर है, कर्नल स्कॉट रिटर है, मेजर स्कॉट रिटर, उसके अलावा बेशुमार सब कह रहे हैं कि यू हैव लॉस्ट द वॉर। स्ट्रेटेजिकली ईरान को एज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ने बंद कर दिया है, दोस्तों के जहाज जा रहे हैं और यूरोप में ये हालत है। कथकलामी की माजरत चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब, अगर लॉस द वार आप फरमा रहे हैं तो इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका आसानी से इसको बर्दाश्त कर लेगा और कोई बटन नहीं दबाएगा एट एनी कॉस्ट, वो एंड पर नहीं जाएगा? क्या समझते हैं आप?
ये देखें फिर उसकी देखें ना, फिर उसकी इंटरनेशनल कॉस्ट होगी ना, हिरोशिमा नागासाकी आपने करके देख लिया, और दूसरा आप बताएंगे फॉल आउट किधर जाएगा, मतलब क्या खुदा न खास्ता गल्फ जो है उसमें बच जाएगा या पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाइना पे, ये बच्चों वाली बात नहीं है कि न्यूक्लियर बटन दबाएंगे। तो इसका मतलब है कि कल रशिया के पास ऑप्शन में यूरोप को ठोक देगा, तो आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया ना, फिर चाइना ताइवान के अगेंस्ट कर लेगा, तो ये आई डोंट थिंक सो दे कैन गो टू दैट लेवल। और बाकी अमेरिकन आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद अभी सेन लोग हैं जो ये एडवाइस भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल मिलिट्री ने ये एडवाइस भी किया है। तो अगर आपकी शुरू से पॉलिसी कंफ्यूज है, स्ट्रेटजी गलत है, तो फिर आप दरमियान में इसको ठीक नहीं कर सकते। स्टार्ट में एंड स्टेट क्लियर होनी चाहिए, जब आपको एंड स्टेट ही क्लियर नहीं है तो फिर इस तरह की आई थिंक चीजें होती हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो स्ट्रेटजी की आप बात कर रहे हैं, आपने पहले भी पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि या तो पायलट के इंटरव्यू हो, उसकी पिक्चर सामने आए, या कुछ इस तरीके से वेरिफिकेशन हो। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि वो क्या अलाइव था, डेड था, कुछ भी नहीं। और अभी बस उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसके पास खाने पीने के लिए पानी भी नहीं था, लोगों के इनाम के डर की वजह से वो ऑलरेडी एक पहाड़ी पर छुपा हुआ था और जुम्मे से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और 36 घंटे के बाद उसको बचाया। क्या ये मतलब एक्सेप्टेबिलिटी में आती है ये चीज़ लॉजिकली? ये सब CNN की रिपोर्ट में है। टाइम में जी, अभी आप देखें ना, भारत ने क्या क्या मतलब अभिनंदन तक को हीरो करार दे देगा, ये तो होता है वॉर टाइम में, ये बहुत ज्यादा झूठ चलता है। बट इफ दे आर सेइंग शायद उसमें ट्रूथ, तो मैं वही कह रहा हूँ जब तक उसका कंक्रीट प्रूफ नहीं आता। दूसरा जो देखें, अभी पब्लिक मोराल बड़ा जरूरी है देखना दोनों तरफ से, ये सबसे, और लड़ाई का मकसद होता है पब्लिक मोराल को डिस्ट्रॉय करना, चाहे वो लीडरशिप हो या आवाम हो या दोनों हो। अब इजराइल की हालत है कि बंकरों में 1 करोड़ आबादी जो है हंकर डाउन है 1 महीने से 1.5 महीने, और नींद नहीं आ रही लोगों को, नींद पूरी नहीं हो रही, टॉयलेट्स ओवरफ्लो कर रही हैं। और अभी वो जो रजीम चेंज की बात हो रही थी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इजराइल और शायद वाशिंगटन में रजीम चेंज हो जाए, बिकॉज ट्रम्प पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो ये आई थिंक जब गलत मफरूजों पे आप स्ट्रेटजी बेस करेंगे फिर यही होता है, और ये इनके साथ पहले हो चुका है। एक क्यूबा में एक दफा लैंडिंग की थी, बे ऑफ पिग्स की बड़ी मशहूर है, उसमें 14,000 क्यूबन को लेके घुस गए थे, और फिदल कास्ट्रो ने खुद लीड करके उसको शिकस्त दी थी, सारे 1400 बंदन का पकड़ लिया। तो ये कोई अनप्रेसिडेंट नहीं है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है। बाकी क्योस की स्ट्रेटजी, इनकी लड़ाई है ही नहीं है, नेतन्याहू की लड़ाई थी, ज़ायनिस्ट की लड़ाई थी, और उसका यही रिजल्ट होना था। और जो 1.5 लाख कश्मीरी आपने फलस्तीनी शहीद किए हैं बच्चे, उनका खून सामने आना है, उसने रंग लेके आना है, और शायद यही इसकी बिल्कुल ठीक है। ये बातें, ये पूरी पॉलिसी लेकर वो चल रहे हैं। अभी जो नॉर्थ कोरिया के शामिल होने की खबरें आ रही हैं, और दूसरी तरफ एलआई दुबई बन गया है, क्योंकि जो ईरान के अंदर से मलबा मिला है जिन ड्रोन्स का, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 लोगों के पास है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन, और वो सिर्फ सऊदी अरब और दुबई के पास है। तो वो दुबई के शामिल होने की इतलात सामने आ रही हैं। तो ये तो आपको लगता है ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा कि एक मुस्लिम मुल्क ही हमारा जाके खड़े हो गया दूसरी जानिब? ये देखिए, इसको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, देखिए वॉर भी कल्मिनेशन की तरफ जा रही है ना, अनलेस के दे हैव, अभी आई थिंक जनरलों ने ये भी कहा, एक लीक हुई है कि जी फिर लंबी लड़ाई लड़नी तो 2 लाख 2.5 लाख बंदा अवेलेबल करें यूएस जो है, और 15-16 हज़ार कैजुअल्टीज, यही वजह आई थिंक मिलिट्री उनकी लड़ाई हो रही। अभी आ जाते हैं कि गल्फ में मेरे ख्याल अगर आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें तो उन्होंने अपना डिफेंस जरूर किया, दे हैव नॉट वेंचर्ड। अभी ये कोशिश नेतन्याहू और उसकी रही ट्रम्प की जो टीम थी कि ड्रैग किया जाए सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान को, तुर्किया को, आप देखें कितना प्रेशर था, लेकिन सामो ये काम नहीं किया। अभी देखें, फर्ज करें आता भी है, यूएई जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी है, तो कितना फर्क पड़ेगा। और दूसरा फिर उसके जवाब में अगर ईरान काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करता है क्रॉस द गल्फ, तो खुदा ना खास्ता दुबई कैन लूज देयर एरिया। देखो वहाँ पे मैन पावर की तो कमी नहीं है ईरान। तो ये दोनों साइड पे देखें, ये सिर्फ मेरे ख्याल में एक नैरेटिव इंजेक्शन है कि जो है खित्ते में, क्योंकि फसाद वो ऑब्जेक्टिव ही ये था ना, क्योस था, और खुदा ना खासा गल्फ को डिस्ट्रॉय करना था। अभी काफी समझदार हैं लोग, बाकी पोस्टरिंग हो सकती है, गुस्सा भी है, बट आई डाउट इट कि ये चीजें इस तरफ जाएंगी और इससे कोई फर्क पड़ेगा। बिकॉज अगर अमेरिका जो सुपर पावर है और इजराइल जो एक सुपर स्टेट है मिलिट्री की, लेट्स एक्नॉलेज के मिलिट्री पावर है, इफ दे कैन डू इट, तो मतलब उसमें लेट्स से ऐड करके क्या हासिल कर लेंगे। तो इट विल बी अ फ्यूटाइल एफर्ट, और उसमें रिस्पांस बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और अभी तक क्या हासिल कर लिया इनको रिजल्ट का? बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कि अगर देखना ही है तो ये सिर्फ 1 महीने की वॉर में आई थिंक सब कुछ सबके सामने है कि किसकी अपर हैंड है, क्योंकि ईरान को अपनी जीत साबित करने के लिए बस खड़े रहना है और अमेरिका को जीत साबित करके दिखानी है, जो कि वो नहीं दिखा पा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से आगे बात करेंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं। अब्बास अराक्ची जो कि ईरान का मुद्दा बड़े अच्छे से लड़ भी रहे हैं वज़ीर ख़ारजा, और उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होता है, चाहे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हों या फिर अक़वाम मुत्तहिदा को जो उन्होंने ख़त लिखा है और ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकन दावे कर रहे हैं कि अब हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट बताया है कि अगर यूरेनियम अफसरदगी होती है, ताबकारी होती है, तो वो फैलती जाएगी। वो सिर्फ ईरान नहीं बल्कि बाकी तमाम ममालिक भी उसकी लपेट में आएंगे। और जब दुबई जाकर खड़ा हो जाता है, एलाई बन जाता है वेस्ट का, तो फिर इसके बाद जो मौजूदा सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट क्या होगा और पाकिस्तान को आगे स्ट्रेटजी क्या अपनाना होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो हम मुज़ाकरात कर चुके हैं, वो मुकम्मल हुए नहीं हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर साहब मौजूद हैं। जमील अहमद खान साहब, आपको वेलकम करते हैं सर, वेलकम टू द शो। और हमारी ज़रा रहनुमाई फरमा दें कि हमने एक बार कोशिश की, मुज़ाकरात की, जो कि नाकाम हो गई या नहीं हो सकी, उस पर इंडियन प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अब एलाइज चेंज हो रहे हैं। दुबई जाके वेस्ट के साथ खड़ा हो रहा है, नॉर्थ कोरिया की एंट्री की खबरें आ रही हैं कि वो भी ईरान के अंदर हेल्प करने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो उनको दे रहा है। ये सब कुछ जो डिप्लोमेटिक मूव एक चल रही है, इसमें अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए? जी, पाकिस्तान का स्टांस वही होना चाहिए जो पाकिस्तान अभी कर रहा है। पाकिस्तान की कम्युनिकेशन इन तमाम ममालिक के साथ है, चाहे वो खलीजी ममालिक हो, अमेरिका हो, ईरान हो या हमारे बाकी दोस्त ममालिक, खास तौर पर चाइना। तो ये हमारे सारे उनसे कम्युनिकेशन चल रहे हैं और हम सारे एक साथ मिलके उस कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान क्यों सामने आया है और पाकिस्तान ये क्यों काम कर रहा है, पाकिस्तान को इसका तजर्बा है। 1971 में पाकिस्तान ही था जिसने कि अमेरिका और चाइना, जो एक दूसरे के साथ कभी नजरें नहीं मिलाते थे और एक दूसरे के दुश्मन थे, उनको पाकिस्तान नहीं मिलवाया। और उसके बाद से पूरे खित्ते की एक जो हिद्दत और शिद्दत थी उसमें कमी आई चाइना के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। फिर जब चाइना बढ़ना शुरू हुआ और इक्तिसादी तौर पर बढ़ना शुरू हुआ, इकोनॉमिकली दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क 2030 तक जो होने वाला है, तो उसकी वजह से एक कंपटीशन बढ़ गया। इस बात को मैं आता हूं इधर छोड़ते हुए कि आपने इराकी साहब की बात की और आपने बात की कि पाकिस्तान का रोल और इस खिते में, पाकिस्तान इस खिते में चाहे कितनी भी और मजीद देखिए तोड़ फोड़ होनी है, ये अल्टीमेटम खत्म हो जाना है कल सुबह को। ये आप देखेंगे कि जो इस वक्त तबाही बर्बादी हुई है अभी तक, कि उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके इर्द गिर्द जो केमिकल पावर प्लांट है उसको उन्होंने हिट किया है, जिससे कुछ स्प्लिंटर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगे हैं। उसके फौरन बाद रशिया ने अपने 198 जो वहां उनके एक्सपर्ट्स थे, जो टेक्निकल लोग थे, उनको वापस बुला लिया है। अब यहाँ से बात आपकी शुरू हो जाती है नॉर्थ कोरिया की, और यहाँ से बात शुरू हो जाती है इराकी साहब की। इराकी साहब ने बिल्कुल इंटरनेशनल कानून के मुताबिक सिर्फ बावर कराया है कि ये जो होगा तो इससे रेडिएशन सिर्फ ईरान या तेहरान नहीं होगा इफेक्ट, डिपेंडिंग कि हवा का उस दिन क्या रुख है, क्योंकि ये अल्टीमेटम तो दे दिया ना डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि हम तबाही करेंगे, इस तरफ हम आपके पावर प्लांट्स को उड़ाएंगे, और कल के बाद ये शायद शुरू भी हो जाए। अगर आप पूछेंगी तो मैं इस पर भी तबसरा कर दूंगा कि क्यों चाहते हैं। बहरहाल जब ये होगा तो रेडिएशन, हवाओं का रुख अगर पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान भी इफेक्ट होगा। अगर हवाओं का रुख उस पार है, खलीजी ममालिक, कहने का मकसद ये है कि जहां भी ताबकारी होगी उस न सिर्फ उस मुल्क में, बस उनके उसके गिरदो नवा वाले मुल्कों को भी फर्क पड़ता है। इसलिए लिखा है इराकी साहब ने इस बारे में। अब आ जाते हैं खलीजी ममालिक। खलीजी ममालिक जो इस वक्त, और नॉर्थ कोरिया पे भी आ रहा हूं मैं, खलीजी ममालिक जो इस वक्त यूएई है वो इब्राहिम कार्ड का हिस्सा है, बहरीन इब्राहिम कार्ड का हिस्सा है, और तो उस लिहाज से दुबई के अंदर ये भी क्लियर कर दें अगर कि क्या दुबई से हमारी कोई नाराजगी तो नहीं है सिफारती सतह पर कि हम सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट की वजह से बचा रहे हैं, लेकिन ईरान के अटैक जितने स्ट्रेट दुबई पर हो रहे हैं तभी उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांग लिए हैं, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कुछ लोग। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या एग्जैक्टली ये यूएई, देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैं काफ़ी तवील अरसे तक सफ़ीर रहा हूँ। वहाँ की थोड़े मिजाज को समझने का मुझे एजाज़ हासिल है। ज़ाहिर है अरब का वैसे वो एज अ होल भी मिजाज है
लेकिन यूएई वाले वो बिल्कुल समझते हैं और सही हकीकत भी है कि यूएई को यहाँ जहाँ आज खड़ा है उसमें इब्तदाई तौर पर चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, नेम एनी सेक्टर, उनके फौज को तरबियत हो, एयरफोर्स को तरबियत हो, नेवी को, सब पाकिस्तान ने उस वक्त किया था। अब खैर वो स्विच कर गए हैं, एडवांस हो गए हैं अमेरिका, तो उनकी वो मोहब्बतें तो बहरहाल हैं। इस मोहब्बतों की वजह से उन्होंने सोचा कि हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का एक जरूर एक स्टैंड है और पाकिस्तान इंटरनेशनल कानून के मुताबिक चलता है। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर दुनिया को बता दिया अनाउंस करके कि हमारी मजबूरी, और ईरान को सबसे ज्यादा तो दुख ईरान को होना चाहिए, ईरान को बता दिया कि देखें इसको आगे न बढ़ने दें, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ गई हिद्दत और शिद्दत तो हमारा एक इंटरनेशनल मुआहदा है, बायलैटरल मुआहदा है, डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, हमारी मजबूरी होगी, ये मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं दार साहब के जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कि हमारी मजबूरी होगी कि हम उनके साथ खड़े होंगे। और मैं भी जितना इंटरनेशनल कानून और आप फरमा रहे हैं हमारी मजबूरी है सऊदी अरब के साथ खड़े होना, यहां तक हम आपके साथ एग्री हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, ट्रंप कह रहे हैं आपका सफारतकारी में वसी तजर्बा है, कभी ऐसी बातें पहले भी आपने जिंदगी में सुनी है कि ट्रंप कह रहा है कि मैं जनाब सिविल मकामात पर तबाही कर दूंगा? आपने खुद फरमाया कि जनाब एटमी तनसीबात की बात की, आपने ताबकारी निज़ाम की बात की, आपने बिजली घर की बात की है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं, हवा की बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के नुकसान का अंदेशा भी आप बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, तो क्या इसराइल को पाकिस्तान छोड़ देगा? हम खामोश रहें? हम क्या करें यहाँ पर? आपकी सफारतकारी क्या कहती है डॉक्टर साहब? दुनिया में इंटरनेशनल कानून के ही तहत 51 आर्टिकल है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का, उसके तहत पाकिस्तान चाहे वो इजराइल हो या कोई और मुल्क हो, अगर पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करेगा तो पाकिस्तान कोई ऐसा छोटा मोटा हल्का फुल्का मुल्क तो नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत मजबूत और जौहरी कुव्वत है पाकिस्तान दुनिया की। ये और बात है हमारी मखदूश मईशत है, इस तरह इस लिहाज से हमारे कुछ मुल्क जो थोड़े से 2-2 बिलियन हमारे पास रखवाया था, उन्होंने सोचा कि उससे पाकिस्तान पर फर्क पड़ जाएगा। वक्ती तौर पर पाकिस्तानियों को इस रेजिलियंस का पता है। मैं डॉक्टर कदीर खान के साथ आज मैं आपके चैनल पर ये बताता ही चलूं, मैं जिक्र नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे फख्र हो रहा है, मैंने डॉक्टर कदीर खान के साथ 3.5 साल के करीब मैंने डेपुटेशन पे उनके साथ गुजारा है। मुझे मालूम है कि हमारी कुव्वत कितनी है, हमारी सलाहियत कितनी है। तो आप और अहले वतन को मैं बताता चलूं काजी साहब कि इजराइल या इजराइल से बड़ा मुल्क वो नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करे, तो पाकिस्तान को इस लिहाज से तो अल्लाह ताला की मदद हासिल है। और डॉक्टर कदीर खान को भी सलाम करना चाहिए हमें, और उनकी मग़फ़िरत और उनकी दुआ करनी चाहिए कि हमें इस तरह पहुंचाया। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं आपकी बात। डॉक्टर साहब आपका चूंकि बहुत वसी तजुर्बा है, मैं भट्ट साहब ने पहले एक सवाल किया था, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि अभी जैसे ट्रंप के सफारतकारी है या ट्रंप जिस तरीके से कभी MBS के बारे में गुफ्तगू करता है, कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट के बारे में गुफ्तगू करता है, स्कूल की बच्चियों पर ईरान पर अटैक करता है और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करता है और उस पर प्राउड फील करता है, आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं कि ये इंटरनेशनल क्राइम ऑफ जस्टिस जो कोर्ट है, ये तो उसमें उसका केस चलना चाहिए, वो मुर्तकिब है जंगी जराइम का। क्या नेतन्याहू की तरह इस पर भी केस चलेंगे, जैसे कि कह रहे हैं कि कांग्रेस के हमारी अप्रूवल के बगैर सब कुछ कर रहे हैं? एक दहाई नहीं तो 1.5 दहाई के बाद वार क्राइम के केसेस खुलेंगे, दुनिया फिर इंटरनेशनल ऑर्डर की तरफ जाएगी। इस वक्त अगर इजराइल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं मानता, इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता, अमेरिका क्योंकि सबसे बड़ी कुव्वत है। डॉक्टर साहब, आपने एक अभी बहुत बड़ा फिक्रा कहा कि आपने यूएई में काम किया और डॉक्टर कदीर की बात की, ये दोनों बातें हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी, मुझे माजरत के साथ मुझे ये पहले नहीं पता थी। सवाल मेरा इससे रिलेटेड ये है कि जब से ईरान की तरफ से आवाज़ आई है, अराक्ची की तरफ से आवाज़ आई है, पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके बाद शरीकों को आग लग गई है। अब वो आग जो है वो फैलती जा रही है। इस हालात में पैसे वापस मांग रहे हैं, आप हमारी हुकूमत ने फैसला भी कर लिया, पैसे रिटर्न भी करने की बात चल रही है। तो अब क्या समझते हैं कि इस मौके पर बहुत से मुसलमान ममालिक जो है जो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके दिफा में खड़े हैं, लाइक अम्ब्रेला उनके ऊपर खड़े हैं, तो क्या वो लाखों अरबों डॉलर की जो
बारिश है वो होने जा रही है, या सिर्फ हम उनके साथ ही खड़े हैं? पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक कोई दुनिया नहीं सोच रही। आपकी क्या राय है डॉक्टर साहब? इन शॉर्ट भट्ट साहब कह रहे हैं सानू पैसे दियो। दैट्स राइट, दैट बिल्कुल पैसे भी मिलेंगे। मैं आपको ये बताऊं कि ये जब आपकी देखिए कुदरत भी साथ है और आपकी अपनी हिम्मत भी साथ है, आपके इदारे इतने मजबूत हैं इस वक्त मुल्क में कि उस पर हमें फख्र होना चाहिए, और हमें ज्यादा फख्र नहीं होना चाहिए जो इंस्टेबिलिटी वगैरह पॉलिटिकल है ये वो, उसको हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए आप भी नुक्ताचीनी करते हैं भट्ट साहब, मैं भी करता हूं उस पर, ठीक है, वो अपनी जगह पर। लेकिन कुदरत की बड़ी मेहरबानी है कि हमारे इदारे फाल हैं, काम कर रहे हैं, लिहाजा हमसे पैसे ले लिए कोई बात नहीं। ये जो जियो पॉलिटिकल गेन होती है, जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होता है, किसी मुल्क का कद और काद बढ़ता है जब, तो मैं आपको बताता चलूं, तारीख गवाह है बट साहब, मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि उस मुल्क की फिर मईशत भी ठीक होती है। सिर्फ यह है कि मईशत को खराब होने में कम टाइम लगता है, मईशत को ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अब वो टाइम कम इसलिए है कि अब आपकी कदर और मंजिलत का खलीजी ममालिक को पता पड़ गया कि पेट्रो डॉलर जिनको देते थे वो तो हिफाजत कर नहीं सके। पूरा पैराडाइम चेंज हो रहा है। आखिरी जुमला, इस पूरे खिते का पैराडाइम चेंज हो रहा है। पाकिस्तान, ईरान भी इस कैलकुलस और इक्वेशन में आगे जाके आपको नजर आएगा। और डॉक्टर साहब मेरा आपसे जाते जाते एक शार्प छोटा सवाल है, अब आप ईरान अमेरिका जंग को इख्तिताम देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? आपकी टाइम की कमी की वजह से दो जुमलों में मैं इसको दरिया को कुएं में बंद करने की कोशिश करता हूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि ईरान तो अपनी एग्जिस्टेंशियल जंग लड़ रहा है, ईरान आखिरी वक्त तक लड़ेगा। ईरान का फायर पावर अगर खत्म हो गया, चांसेस हैं, देखें दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत उससे लड़ रही है, अपने अगर उनकी फायर पावर खत्म हो गया तो पूरे खलीजी रियासतों में कोहराम मच जाएगा, और वहां गुरिल्ला वारफेयर ऐसी शुरू होगी कि लोगों की कुर्सियां मुतजलजल होना शुरू हो जाएंगी। और इसका मैं सबूत आप किसी और प्रोग्राम पे रख लेना। मैं वहां की आबादी के लिहाज से आपको बताऊंगा कि किस किस मुल्क में ईरानी ओरिजिन के उस मुल्क के शहरी कहां हैं और वो किस तरह एक्टिवेट हो सकते हैं, और उस पे कितना काम पहले हुआ है। जब आप कहेंगे तो किसी प्रोग्राम में ठीक हो गया। फॉर श्योर सर, व्हाई नॉट। बहुत शुक्रिया। सच अ सीजनल एम्बेसडर हम मौजूद थे, और बड़ा ब्रीफली बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने मंजरनामा जो है वो कर दिया। लेकिन ईरान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन, ईरानी सहाफ़ी हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ईरान के अंदर ऑन ग्राउंड सिचुएशन, जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि ये जिस तरीके से दावे कर रहे हैं अमेरिकन मीडिया कि हम तो पायलट को बचा कर ले गए हैं, और जो हमने जहाज़ गिराए भी हैं वो हमने खुद ही गिरा दिए हैं, हालांकि वो ईरान ने नहीं गिराए हैं, और मलबा उनका ईरानी मीडिया में सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या? हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट राशिद नकवी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहते हैं। सर, आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे प्रोग्राम में। और तमाम पाकिस्तानी जानना चाहते हैं कि, बल्कि हम उनके साथ भी खड़े हैं, ईरानियन के साथ, आप लोगों के साथ पूरी सपोर्ट भी है, लेकिन ये पूरा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, क्या वाकई ही 36 घंटे अगर पायलट रहा है ईरान में, इनाम तक का ऐलान कर दिया गया, क्या आप नहीं ढूंढ पाए और वो बचा के वो पूरा ऑपरेशन करके निकाल के लेकर चले गए? हकीकत बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बड़ा मशहूर जुमला है कि जंगों में सबसे पहले जिस चीज का कत्लेआम होता है वो सच का होता है, हकीकत का होता है। तो इस रोशनी में अगर देखा जाए, और फिर अमरीकी दावे और गुज़श्ता 33-34 दिनों में जो उनके धमकियां थीं 48 घंटे के अंदर रजीम चेंज और ईरान के हिस्से बखरे और ये और वो, जितने मुंह उतनी बातें, तो अगर सबका दावों की रोशनी में देखा जाए तो ये एक नया दावा है, और ये बड़ा खूबसूरत दावा है कि जनाब हमने खुद ही 3 F-16 पहले जो है वो फ्रेंडली फायरिंग में कुवैत में गिराए, फिर F-35 को भी हमने खुद ही कहा कि जरा थोड़ा सा अपने आप को डैमेज करके तो यहाँ से गायब हो जाओ। फिर उसके बाद F-15 की बारी आई, फिर पता नहीं कौन कौन से F जो है वो फेल होते रहे। तो अब भी जो आज जो इस्फहान में जो कुछ हुआ, तो ये
कौन इस तरह की कार्रवाई करता है कि खुद ही अपने C-130 को भी और अपने क्या कहते हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और MQ-9 और पता नहीं क्या क्या, उनके तो अब मलबा भी जो है वो मट्टी में और खाक में मिल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो दावे हैं कि खुद हमने किया है या फ्रेंडली फायरिंग है। असल मसला तो ये है कि ईरान ने ये सरप्राइज दिया है उनको कि हम F-35 भी गिरा सकते हैं और आपके जदीद तरीन जितना आपके तैयारे हेलीकॉप्टर जो कुछ होंगे वो हम आपको। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी ईरान ने मैसेज दिया है, ये क्या टेक्नोलॉजी ऐसी, क्या वाकई नॉर्थ कोरिया से जैसे खबरें आ रही हैं, क्या हकीकत है, क्या वाकई टेक्नोलॉजी कोई एयर डिफेंस सिस्टम या कुछ लेटेस्ट मिल चुका है ईरानियन गवर्नमेंट को, रिजीम को? इस बारे में बताइएगा। और क्या चाइना और रशिया मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है? हमें फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताइएगा प्लीज़। देखिए, ये नॉर्थ कोरिया वाली तो ऐसी फेक थी और जिस जर्नलिस्ट ने ये बात की है वो तो खुद मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करता कि उन्होंने कहाँ से ये खबर ली, क्योंकि ये ईरान की जो जिसे आप कहते हैं डिफेंस डॉक्ट्राइन है उसके खिलाफ है। ईरान का डिफेंस डॉक्ट्राइन ये है कि हमने जो कुछ बनाया है और जो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे खुद मकामी सतह पे हमारे अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और अपने माहिरीन ने बनाया है। ये इस वक्त को इस तरह कहना है कि नॉर्थ से ये आ गया, नॉर्थ कोरिया से, चाइना से ये है, तो ये जो ईरान को जो इस फील्ड में कामयाबी मिल रही है ना, उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कम रंग करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। ईरान की डॉक्ट्राइन के बिल्कुल खिलाफ है कि बाहर से कोई कुव्वत इनके साथ जो है वो इस अंदाज से मदद कर रही है। और ये भी आप देख लें कि इनकी डॉक्ट्राइन के अंदर मैंने इनका बड़ा एक डिटेल से एक मकाला जो है वो स्टडी किया, उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत दलील दी है। वो कहते हैं कि हम किसी भी बैरूनी ताकत की किसी भी टेक्नोलॉजी को 100% इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बिलाखिर किसी दूसरे मुल्क की है, वो किसी दूसरी क्या कहते हैं सुपर पावर से हो सकती है, तो वो किसी वक्त भी हैक हो सकती है, किसी वक्त भी वो किसी दूसरों के इस्तेमाल में आ सकती है। उसकी सारी टेक्नोलॉजी का इल्म तो उसके पास होता है ना, खालिक के पास, बनाने वाले के पास। तो हम या इम्प्रूव कर लेते हैं या उसके अंदर ऐसी तब्दीली लेके आते हैं कि वो जिसने अगर बनाई भी है तो उसके अंदर फिर दोबारा वो कोई इन्वॉल्व ना हो सके और हमारे उस प्रोग्राम को खराब ना कर सके। और अभी आप देख रहे हैं कि जो कुछ ये हो रहा है इसमें बिल्कुल मकामी सतह की वो उनकी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो आप वेरिएशन भी देख रहे हैं वो आपको दूसरे किसी मुल्क की उस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी। तो ये जो इस वक्त ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है और इसी तरह मिसाइल का जो सिस्टम है या ड्रोन है, ये बिल्कुल इनका अपना बनाया हुआ, और इसीलिए इसके अंदर जो है वो किसी और को इंटर होने का या उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं तो यहाँ पे इस चीज को इसी अंदाज से डॉक्टर राशिद साहब, यहाँ तक हम आपके साथ एग्री हैं। आप अपनी टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं और एक सुपर पावर के साथ लड़ रहे हैं, और आपने ये साबित किया है कि आपके साथ अल्लाह पाक की रहमत भी है और मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको इस बात का भी इल्म है कि अमेरिका अगर चाहेगा तो फिर आपकी एटमी तनसीबात, बिजली घर और दीगर चीज़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस हवाले से अब जंग का मैं समझता हूं 1 माह से ज़्यादा हो गया है, तो कुछ वाइंड अप होने जा रहा है। अब अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। सुपर पावर तो टूटने जा रही है, सबको नजर आ रहा है। इन हालात में फिर क्या निगोशिएशन कहां तक पहुंची है, और जो ईरान की आवाम है वो क्या चाह रही है कि टेबल पर बैठकर किस तरह मामला को सॉल्व किया जाए? क्योंकि अगर इतना बड़ा नुकसान हो गया तो पूरा मशरिक वुस्ता में वो सारी चीजें फैल जाएंगी, हवा के जरिए फैल जाएंगी, जिससे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपकी डॉक्टर साहब क्या राय है और ईरानी अवाम की क्या राय है? आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में क्योंकि वो करती हैं, तो मुझे फिर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि मैं तीनों सवालों का जवाब दे सकूं। एक जो आपने बात किया ना कि कोई एटमी एडवेंचर भी हो सकता है, तो देखिए उसके लिए भी ईरान 2-3 दफा उसके लिए मैसेज दे चुका है। ये जो ईरान के मिसाइल इसराइली एटमी प्रोग्राम डेमोना के इर्द गिर्द जाके गिरे हैं और बड़े सही टारगेट पे लगे हैं, तो वो एक मैसेज था कि अगर इस तरह की बात की गई, कोई इस तरह का एटॉमिक और ये कोई एटमी जंग करने की कोशिश की गई, तो फिर डेमोना तो इनके अपने पूरे उसमें है और डेमोना का फिर कुछ नहीं बचेगा। और इसके साथ साथ देखें इनकी स्ट्रेटेजी में ये चीज शामिल है कि अगर
इन्होंने इस तरह का कोई इकदाम किया तो उसके लिए वो एक ऐसा सरप्राइज देंगे कि खुद अमेरिका पछताएगा कि उसने ये काम क्यों किया। ये एक अपनी जगह पे। मैं इसी से एक चीज रिलेटेड करूंगा कि इस वक्त आलमी इदारे कहाँ पे खड़े हैं, जो IAEA कहाँ पे खड़ा है, वो NPT पे साइन करने वाले ममालिक कहाँ पे खड़े हैं कि अगर किसी मुल्क को कोई मुल्क एटमी हमले की धमकी देता है या उसको वो स्टोन एज में पहुंचाने की बात करता है या उस पे क़यामत ढाने की और उनके एनर्जी सेक्टर को और उनके जो मतलब पानी के ज़खायर, तेल के ज़खायर पे अगर हमला करने की बात करता है, तो इस वक्त आलमी सतह पे उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये तो जुर्म है खुलेआम। ये पे भी एक सोचना चाहिए कि इस तरह की धमकियों और इस तरह के ऐलानात ये जंगी जुर्म है, इन पे भी बात उठानी चाहिए। दूसरी जो आपने बात की है कि अवामी जो सेंटिमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि अवाम ने 2 दफा देखा है कि मुज़ाकरात के दौरान इनको हमले का निशाना बनाया गया। अब वो कहते हैं कि उस बुराई को खत्म किया जाए कि जो इस जहरियत का बायस बनती है, वो जड़ें जो हैं वो कहाँ पे हैं, उनको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, निप द इविल इन द बड वाली बात नहीं करेंगे, तो ये जंगें भी होती रहेंगी, ये जहरियत भी होती रहेगी और मुज़ाकरात के नाम पे धोखे भी दिए जाते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि 2 बड़ी वजूहात हैं। एक, खित्ते में मौजूद अमेरिका के एयरबेसेस और दूसरा खुद इसराइल का ऐसा वजूद कि जिसकी वजह से वो किसी दूसरे मुल्क पे हमलावर हो सकता है। अगर ये 2 चीजें खत्म हो जाएं, एयर बेसिस यहाँ से चली जाए, खत्म हो जाए, इसका बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए और इसराइल को इस पोजीशन में लाया जाए कि वो दोबारा हमलावर ना हो सके, तो फिर तो टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें, ये दोनों बुराई की जड़ें बदस्तूर रहे, तो फिर आप कैसे सुलह की बात कर सकते हैं, कैसे अमन की बात कर सकते हैं, कैसे मुज़ाकरात की कामयाबी की बात कर सकते हैं। ईरान का तो एक बड़ा एक तवील माजी है, इन्होंने मुज़ाकरात कर करके पहले जो है वो एटमी आलमी मुआहदे पे कई साल मुज़ाकरात किए, अभी फिर मौजूदा सूरत हाल में जेनेवा में बैठे, ओमान में बैठे, इनडायरेक्ट फलां हर तरह के सब कुछ करने के बावजूद भी नतीजा आपके सामने। कुल लास्ट मिनट चल रहा है, मैं आपसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे एक बात पूछना चाहूंगी कि जिसको मजाक में डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ ट्रम्प भी कह रहा है, क्या आप अभी तक वो फुल एंड फाइनल आपके कंट्रोल में है? ट्रंप कह रहे हैं कि हम कुछ ही घंटों के अंदर या हफ्तों की वार्निंग भी दे रहा है कि हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ट्रंप किसी बेस पर तो ये दावा कर रहा होगा। तो यहाँ की अवाम तो ये कह रही है ये स्ट्रेट ऑफ ट्रंप नहीं बनेगा, ये ट्रंप के मकबरा और दफन करने की जगह बनेगी। ज्यादा उसका तो उन्होंने यहाँ पे ये जवाब दे दिया है। और बाकी अगर उनमें हिम्मत और जुर्रत होती तो अभी तक कर चुके होते। मैं समझता हूँ कि उनके 3-4 तो अमेरिकी बेड़े फिर रहे हैं और उनके बड़े बड़े दावे भी हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस वक्त तो ईरान का पूरा कंट्रोल है और ईरान अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने उसको आइंदा के लिए भी वो ओमान के साथ मिल के लिए उसके लिए बाकायदा एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि आइंदा हमने इसको कैसे करना है। तो ये तो अमेरिका को अगर इसके अंदर अपनाए हुर्मुज़ के अंदर कोई कार्रवाई करने होगी तो उसके लिए फिर जो बॉडी बैग्स जाएंगे उनकी तादाद का भी उन्हें अंदाजा होना चाहिए और उसके बाद उनका जो सियासी मुस्तकबिल होगा उस पर भी उन्हें यकीनन बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नकवी साहब, ईरानियन हमारे साथ मौजूद थे और बहुत डिटेल और जो जज्बात हैं ईरानियन लोगों के पाकिस्तान के हवाले से और वो डोनाल्ड ट्रंप और मुज़ाकरात के हवाले से क्या सोचते हैं, बड़ा डिटेल उन्होंने बताया कि लेट्स सी अब कल तक तो ये वार्निंग ख़त्म हो जाएगी जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अब आगे अगले कितने घंटों का अल्टीमेटम ट्रंप साहब देते हैं, लेट्स सी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।